हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स जनवरी फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। हमारी पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मुंबई से 17 साल की एक लड़की जो यंगेस्ट फीमेल बनी है, जिसने वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट है वो सातों के 7 कॉन्टिनेंट के जो हाईएस्ट पीक है उसको स्केल किया है। ओके, सबसे पहले ये न्यूज़ के अंदर 7 कॉन्टिनेंट के 7 हाईएस्ट पीक कौन से हैं वो जानना ज़रूरी है। और वो सभी के सभी हाईएस्ट पीक को चढ़ने वाली यंगेस्ट फीमेल इंडियन पर्सनालिटी 17 साल की मुंबई की एक लड़की बनी है। बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बराबर, चलो न्यूज़ को पढ़ते हैं डिटेल में। तो काम्या कार्तिकेयन, इन फीमेल पर्सनालिटी का नाम क्या है? काम्या कार्तिकेयन, जो 17 साल की है और नेवी चिल्ड्रन स्कूल से, मुंबई के अंदर जो नेवी चिल्ड्रन स्कूल है वहाँ से बिलोंग करती है। और उसने अभी एक हिस्ट्री बना दी है, बिकमिंग द वर्ल्ड्स यंगेस्ट फीमेल टू स्केल द 7 हाईएस्ट पीक अक्रॉस द 7 कॉन्टिनेंट। जो सातों के 7 कॉन्टिनेंट है उसके 7 हाईएस्ट पीक को चढ़ने वाली ये यंगेस्ट फीमेल बनी है काम्या कार्तिकेयन। ध्यान में रखना है, बराबर नाम। ओके, राइट। और ये जो उसने ये जो अचीवमेंट किया वो उसने रिसेंटली माउंट विंसन मैसिव जो एंटार्क्टिका का है, बराबर ना। 24 दिसंबर 2024 को उसको हासिल करके ये फीट उसने अचीव की है, बराबर ना। राइट। जो एंटार्क्टिका का सबसे लॉन्ग सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट विंसन मैसिव, बराबर ध्यान में रखना है। उसको अभी उसने रिसेंटली क्लाइम किया है। 4892 मीटर उसकी हाइट थी, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, चलो। अभी काम्या ने कौन कौन से वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक को हासिल किया है? तो सबसे पहले उसने 5685 मीटर का माउंट किलीमांजरो माउंट किलीमांजरो जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका कंटिनेंट का, उसको 2017 में अचीव किया था। बहुत सारे स्टेटिक क्वेश्चंस बन सकते हैं। माउंट किलीमांजरो जो हाईएस्ट पीक है अफ्रीका कंटिनेंट का, उसको सबसे पहले उसने अचीव किया था। 5685 मीटर का था। उसके बाद 2018 के अंदर उसने कोजिउस को माउंट कोजिउस को जो ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है 2228 मीटर का। और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का और एक है, सॉरी ऑस्ट्रेलिया का नहीं, यूरोप का है, 5642 मीटर का माउंट एल्ब्रस, ध्यान में रखना है। तो वो भी 2018 के अंदर उसने हासिल किया, बराबर ना। राइट। उसके अलावा एकनकागुआ माउंट एकनकागुआ जो हाईएस्ट पीक है साउथ अमेरिका का 6962 मीटर का है, बराबर। उसके बाद 2020 में उसने माउंट देनाली जो नॉर्थ अमेरिका का सबसे हाईएस्ट पीक है उसको अचीव किया। उसके अलावा मई 2024 के अंदर उसने माउंट एवरेस्ट 8849 मीटर, बराबर ना, जो एशिया का उसके अलावा वर्ल्ड हाईएस्ट पीक है, बराबर ना। 16 साल की एज में उसने ये अचीव किया था, बराबर ना। और बिकमिंग द इंडियाज यंगेस्ट क्लाइंबर एंड द वर्ल्ड सेकेंड यंगेस्ट क्लाइंबर, बराबर ना। राइट। तो ध्यान में रखना है, माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली, उसको उसके पीक को हासिल करने वाली इंडिया की यंगेस्ट क्लाइंबर कौन है? तो काम्या। उसके अलावा वर्ल्ड की सेकंड यंगेस्ट गर्ल है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। उसके अलावा अगर मैं 7 कॉन्टिनेंट के 7 पीक की बात करूँ तो माउंट विंसन मैसिव जो अभी रिसेंटली उसने हासिल किया है वो कौन से कंटिनेंट का है? एंटार्क्टिका का है, 4892 मीटर का है, ध्यान में रखना है। उसके अलावा ये माउंट विंसन मैसिव की अगर बात करें तो ये जो कार्ल विंसन है जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव रह चुके थे फ्रॉम जियोर्जिया से, उनके नाम से ये रखा गया है। माउंट किलीमंजारो वो तंजानिया के अंदर लोकेटेड है, साउथ अफ्रीका के अंदर, बराबर ना। और ये साउथ अफ्रीका का हाईएस्ट पीक है 5895 मीटर का है, ध्यान में रखना है, बराबर। कहाँ पे लोकेटेड है? तंजानिया। उसके अलावा माउंट कोजिउस्को की अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया का ये हाईएस्ट पीक है और न्यू साउथ वेल्स के अंदर ये आया हुआ है, ध्यान में रखना है। उसका लोकेशन एक्जैक्टली 2228 मीटर का है। माउंट एल्ब्रस यूरोप का है, यूरोप का, और ये हाईएस्ट पीक है जो साउथ वेस्टर्न साइड, रशिया के जो साउथ वेस्टर्न साइड है वहाँ पे ये लोकेटेड है, ध्यान में रखना है। और 5595 मीटर, बराबर ना। ओके, उसकी हाइट है, ध्यान में रखना है। माउंट एकनकागुआ, बराबर ना, ये अमेरिका अमेरिका का हाईएस्ट माउंटेन है, बराबर ना। और 6961 मीटर उसकी हाइट है, बराबर। ओके। उसके अलावा
एशिया के बाहर अगर कोई हाउए हाईएस्ट पीक है तो वो माउंट एकनकागुआ है, जो अमेरिका के अंदर आया हुआ है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। माउंट डेनाली की अगर बात करें तो ये यूएसए के अंदर, ये एक्चुअली ये जो माउंट एकनकागुआ है वो साउथ अमेरिका का पार्ट है, बराबर। और माउंट डेनाली वो नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, यूएसए के अंदर है, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द नॉर्थ अमेरिका, अलास्का के अंदर लोकेटेड है, ध्यान में रखना है। उसकी हाइट है 6190 मीटर, बराबर ना, ओके। उसके अलावा माउंट एवरेस्ट, इट इज़ अ वर्ल्ड्स हाईएस्ट माउंटेन पीक विच इज सिचुएटेड इन द ग्रेटर हिमालयस अलोंग द बाउंड्री ऑफ नेपाल एंड तिब्बत। और 8849 मीटर का इसका हाइट है, ध्यान में रखना है। और ये जो पीक, जो माउंट एवरेस्ट जो नाम रखा गया है वो सर जॉर्ज एवरेस्ट हु वाज द हेड ऑफ द सर्वे ऑफ इंडिया व्हेन इट्स हाइट वाज एक्यूरेटली मेजर्ड, बराबर ना। जब माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो एक्यूरेटली मेजर की गई थी तब उसके हेड कौन थे? जॉर्ज एवरेस्ट थे, उनके नाम से ये माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक है, बराबर ना। तो सातों के सात कॉन्टिनेंट, ये माउंट एवरेस्ट एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे हाईएस्ट पीक है, जो वर्ल्ड का भी सबसे हाईएस्ट है, बराबर ना। सातों के सात कॉन्टिनेंट के हाईएस्ट पीक को अचीव करने वाली यंगेस्ट गर्ल बनी है काम्या कार्तिकेयन, बराबर ना, ध्यान में रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटिक बहुत क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ से, बराबर ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक एक्सरसाइज हुई, सूर्य किरण एक्सरसाइज, बराबर नाम, कहाँ पे? नेपाल के अंदर। तो इस एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं, बराबर नाम, ओके। तो एक्चुअली ये जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है फ्रेंड्स, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। कौन से दो देश के बीच में? तो इंडिया और नेपाल के बीच में, इंडिया और नेपाल के बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, बराबर ना। और ये उसका 18th एडिशन हुआ है, जो अभी रिसेंटली नेपाल में कंडक्ट किया गया था, बराबर ना, राइट। तो ये जो 17th एडिशन था उसके पहले वाला 2023 के अंदर हुआ था, और ये पिथौरगढ़ उत्तराखंड के अंदर हुआ था। और ये 18th एडिशन अभी रिसेंटली नेपाल के अंदर हुआ है, बराबर। तो अल्टरनेटिवली इंडिया और नेपाल के अंदर सूर्य किरण एक्सरसाइज का कंडक्शन होता है, मिलिट्री एक्सरसाइज से, ध्यान में रखना है। उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये जो एक्सरसाइज है ना वो फोकस करती है जॉइंट ऑपरेशंस के ऊपर, पर्टिकुलरली इन द जंगल वॉरफेयर एंड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस ऑन माउंटेन्स, एंड आल्सो एम्फेसिस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ इन अलाइनमेंट विद द यूएन चार्टर। देखो, इस एक्सरसाइज का मेन मोटिव है एक तो कोऑपरेशन करना मिलिट्री के अंदर, जंगल वेरफेयर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के ऊपर ज़्यादा फिर फोकस किया जाता है, और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, बराबर ना। तो यूएन ने जो चार्टर बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज होती है, बराबर ना। 18वां एडिशन था जो सूर्य किरण एक्सरसाइज का इंडिया और नेपाल के बीच में, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। और अगर मैं पार्टिसिपेंट्स की बात करूँ तो इंडिया की तरफ से इंडियन आर्मी का एक कंटिंजेंट ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, गोरखा राइफल के द्वारा, गोरखा राइफल के द्वारा यहाँ पे पार्टिसिपेट किया गया था, पर इंडिया की तरफ से, राइट। और अगर मैं इंडिया और नेपाल के डिफेंस रिलेशंस की बात करूं तो इंडिया एंड नेपाल शेयर अ डीप डिफेंस रिलेशनशिप विद द नेपाली गोरखास सर्विंग इन द इंडियन आर्मी। नेपाली गोरखास है ना वो इंडियन आर्मी के अंदर सर्व करते हैं, बराबर ना। द प्रोमिनेंट ट्रेडिशंस बिटवीन द टू कंट्रीज वाज द म्यूचुअल कन्फर्मेंट ऑफ द ऑनररी जनरल रैंक। उसके अलावा जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी है वॉज अवॉर्डेड द ऑनररी जनरल जनरल रैंक ऑफ द नेपाली आर्मी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द नेपाल रामचंद्र पौडेल इन काठमांडू नेपाल। अभी ये जो एक्सरसाइज हुई थी ना इंडिया और नेपाल के बीच में, नेपाल के अंदर, और उसी एक्सरसाइज के दौरान जो हमारे इंडियन आर्मी के जो चीफ है जनरल उपेंद्र द्विवेदी, उनको ऑनररी जनरल रैंक ऑफ द नेपाली आर्मी, ये रैंक दिया गया, बराबर ना। और किसके द्वारा? जो नेपाल के जो प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, उनके द्वारा, ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। और सिमिलरली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू conferred the honorary general rank of the Indian Army for the General Ashok Raj Singhdel, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द नेपाली आर्मी इन न्यू दिल्ली। उसी तरीके से हमारे जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा ऑनररी जनरल रैंक ऑफ द इंडियन आर्मी दिया गया, किसको? जनरल अशोक राज सिद्धगेल को, बराबर ना, ध्यान में रखना है, जो नेपाली आर्मी के चीफ है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। तो दोनों देश एक दूसरे के चीफ को अपना अपना रैंक देते हैं, ऑनररी जनरल रैंक देते हैं, बराबर। तो ये दोनों देश के डिफेंस रिलेशंस की खासियत है, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। अगर मैं नेपाल के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स तो उसके जो प्राइम मिनिस्टर है केपी शर्मा ओली है, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल, कैपिटल है काठमांडू, और करेंसी है नेपाली रुपीस, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि अभी रिसेंटली सूर्य किरण एक्सरसाइज हुई, वो कौन से दो देश के बीच में होती है। उसके अलावा जो सूर्य किरण एक्सरसाइज के अंदर इंडिया की तरफ से कौन से कंटिजेंट के द्वारा पार्टिसिपेट किया गया था, तो गोरखा राइफल्स ध्यान में रखना है। और इंडिया और नेपाल के डिफेंस रिलेशंस की बात करें तो दोनों देश है ना ऑनररी जनरल रैंक एक दूसरे के आर्मी चीफ को देते हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, मिशन मौसम के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मिशन मौसम क्या है, चलो उसके बारे में समझते हैं। अभी नाम से पता चलता है कि जो वेदर और क्लाइमेट रेजिलियंस है उसको इम्प्रूव करने के लिए ये मिशन को लॉन्च किया गया है, मिशन मौसम। उसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। ओके, तो जो मिशन मौसम स्कीम है, एक इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, is designed to position India as a world leader in the field of weather and climate science. It is aimed to make the India of weather ready and climate smart, complying with the international standards by 2026. देखो ये स्कीम का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशन मौसम का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिया को है ना 2026 तक वेदर रेडी बनाना है, क्लाइमेट स्मार्ट बनाना है, बराबर। कोई भी अगर वेदर रिलेटेड कोई भी अगर कुछ डिजास्टर आने वाला है तो वो हमको पहले से पता चल जाए, हम उसको उसके लिए प्रिपेयर हो जाए। ये सब ऑब्जेक्टिव से मिशन मौसम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, ध्यान में रखना है। ये जो मिशन मौसम है इसको अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, सितंबर 2024 के अंदर। और इसके लिए टोटल जो बजट अलोकेट किया गया है 2000 करोड़ का बजट अलोकेट किया गया है 2 साल के लिए, ध्यान में रखना है, राइट। उसका जो ऑब्जेक्टिव है टू रिवोल्यूशनाइज द इंडियाज वेदर एंड क्लाइमेट सर्विस, इंश्योरिंग द टाइमली एंड प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन मॉडलिंग एंड फोरकास्टिंग इंफॉर्मेशन फॉर द वेरियस सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मेन मुद्दा है कि जो वेदर का फोरकास्टिंग करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके अलावा टाइमली एक्शन लेना, और वेदर और क्लाइमेट सर्विस प्रोवाइड करना। ये मिशन मौसम का मेन ऑब्जेक्टिव है। 2000 करोड़ रुपए उसके लिए कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किए गए हैं, सिंपल, बराबर ना। ओके, अगर मैं मिशन मौसम की बात करूं तो उसके जो की टारगेट है इस मिशन मौसम के अंदर क्या बनाए जाएंगे, तो 50 डॉपलर वेदर रडार बनाए जाएंगे, 60 रेडियो विंड स्टेशंस बनाए जाएंगे, 100 डिस्ट्रोमीटर्स बनाए जाएंगे, 10 विंड प्रोफाइलर्स बनाए जाएंगे, 25 रेडियोमीटर बनाए जाएंगे, एक अर्बन टेस्ट बेड बनाया जाएगा, एक प्रोसेस टेस्ट बेड बनाया जाएगा, और एक ओशन रिसर्च स्टेशन बनाया जाएगा, और 10 मरीन ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाया जाएगा, बराबर ना। तो यहाँ पे ये सब जो चीज़ें इंप्लीमेंट की जाएगी वो उसका काम क्या होगा, वेदर को फोरकास्ट करना, हम उसके लिए प्रिपेयर हो सके डिजास्टर के लिए। उसके अलावा जो सर्विस प्रोवाइड करना वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड, बराबर ना, राइट। तो ये तीन मेन ऑब्जेक्टिव के साथ मिशन मौसम के अंदर ये सब चीज़ें को हम बनाएंगे, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो ये जो मिशन मौसम है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस तो इम्प्लीमेंट करवा रहा है, लेकिन उसकी जो तीन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नोएडा, उसके अलावा नेशनल सेंटर फॉर द मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, और पुणे बेस्ड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, ये तीन संस्था उसके अंदर रोल प्ले करने वाली है, बराबर ना, राइट। और उसके अलावा ये जो मिशन है वो मल्टी प्रोंग अप्रोच के ऊपर काम करेगा, विच विल हेल्प इन अचीविंग इट्स की ऑब्जेक्टिव्स। उसके जो की ऑब्जेक्टिव्स है इस मिशन के, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है, बहुत सारी चीज़ों को डेवलप करना है, लाइक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन बनाने हैं, डॉपलर वेदर रडार्स बनाने हैं, रेन गेज अक्रॉस इंडिया, बराबर ना। उसके अलावा सुपर कंप्यूटिंग पावर, कोलाबरेटिव रिसर्च करना है। उसके अलावा पब्लिक आउटरीच, it includes the dissemination of the user-friendly advisories through the mobile applications, for example, मौसम एप्लीकेशन, शॉर्ट मैसेज सर्विस एंड मीडिया चैनल्स, बराबर ना। तो यहाँ पे इस मिशन मौसम के अंदर में देखो वेदर को फोरकास्ट तो किया जाएगा, लेकिन अगर हम उस वेदर के फोरकास्टिंग को अगर पब्लिक तक पहुंचा नहीं पाएंगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई यहाँ पे डिजास्टर आने वाला है, बराबर ना। तो लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचनी भी चाहिए, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन बनाया जाएगा, मौसम एप्लीकेशन। उसके अलावा एसएमएस के थ्रू, शॉर्ट मैसेज सर्विस के थ्रू भी लोगों तक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, बराबर ना, राइट। तो ये सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, मल्टी प्रोंग अप्रोच के ऊपर ये मिशन काम करेगा, बराबर ना, राइट। तो जैसे मैंने बात किया कि ऑब्जेक्टिव्स क्या है, तो ऑब्जेक्टिव एक मात्र है, हमको डिजास्टर रेडी बनना है, हमको वेदर रेडी बनना है, बराबर ना, वेदर क्लाइमेट स्मार्ट बनना है 2026 तक। ये ऑब्जेक्टिव से इसको
लॉन्च किया गया है, बराबर ना? राइट। और अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह है जो उसके इंडिपेंडेंट चार्ज इसको हैंडल करते हैं। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो उधमपुर जम्मू कश्मीर के है, बराबर ना? ध्यान में रखना है। तो मिशन मौसम के बारे में आपको अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ध्यान में रखना है कितना पैसा अलोकेट किया है, 2000 करोड़, बराबर ना? ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली कैबिनेट के द्वारा कुछ अप्रूवमेंट हुए हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अप्रूवमेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके बारे में बात करते हैं। तो वैसे तो 4 अप्रूवमेंट है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है उसको कंटिन्यू किया गया है। उसके अलावा जो वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको रिस्ट्रक्चर किया गया है 2025-26 तक, बराबर ना? तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है और वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम क्या है, वो दोनों स्कीम के बारे में पढ़ना है। उसके अलावा एक फंड बनाया गया है, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, फियाट फंड, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और ये दो कैबिनेट अप्रूवमेंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बराबर ना? तो इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले कि अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसको कंटिन्यू रखा गया है, कैबिनेट ने उसके लिए अप्रूवमेंट दे दिया है। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बनता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, बराबर ना? तो उसके बारे में देख लेते हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बताऊं फ्रेंड्स, तो नाम से पता चलता है कि इसके अंदर इंश्योरेंस दिया जाएगा। किसके लिए? फसल के लिए, फसल के लिए। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो यहाँ पे फार्मर्स को क्रॉप इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। कौन से केस में? तो अगर फार्मर का जो क्रॉप है, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर आने की वजह से उसका जो नुकसान होता है तो उस नुकसान की भरपाई के लिए यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाता है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंदर में। ये जो स्कीम है वो 2016 के अंदर शुरू की गई थी फ्रेंड्स, बराबर ना? ये स्कीम को मॉनिटर करता है कौन सा डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। ये डिपार्टमेंट कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर में काम करता है। तो ये जो स्कीम है उसका ऑब्जेक्टिव था वन नेशन वन क्रॉप वन प्रीमियम, बराबर ना? ये ऑब्जेक्टिव से ये स्कीम को लॉन्च किया गया है, बराबर ना? यहाँ पे फार्मर को अफोर्डेबल रिस्क कवरेज प्रोवाइड किया जाता है फॉर द क्रॉप्स टू द फार्मर्स इन द केस ऑफ द क्रॉप फेलियर। तो अगर कोई नेचुरल डिजास्टर की वजह से क्रॉप में फेलियर आता है तो उसके लिए एक रिस्क कवरेज प्रोवाइड किया जाता है इस योजना के अंडर में। 2016 में लॉन्च किया गया था। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर इसको हैंडल कर रहा है। कौन सा मिनिस्ट्री में ये डिपार्टमेंट काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में, बराबर ना? ओके। कौन कौन सा रिस्क कवर किया जाता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो cover the yields losses from non-preventable risks such as the natural fire and lightning storms, hailstorms, cyclones, typhoons, tempest, hurricanes, tornadoes, बराबर ना? तो ऐसे कोई भी नेचुरल डिजास्टर आते हैं और उसकी वजह से कोई क्रॉप का नुकसान होता है, बराबर ना, जो नॉन प्रिवेंटेबल है, बराबर ना? तो उसके लिए जो भी लॉस हुआ वो लॉस को यहाँ पे कवर किया जाता है, बराबर ना? उसके अलावा कौन से फार्मर को यहाँ पे कवर किया जाता है? तो द फार्मर्स ऑफ द नोटिफाइड एरिया willing to sow or plant crops are prevented from the sowing or planting due to the bad weather conditions। ऐसे फार्मर्स के जो नोटिफाइड एरिया से बिलोंग करते हैं, बराबर ना? तो इस इंश्योरेंस के अंदर में कुछ एरियाज को कवर किया गया है। तो ऐसे फार्मर्स जो नोटिफाइड एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर वो कोई बेड वेदर कंडीशन की वजह से अपने प्लांटिंग को, अपनी सोइंग को नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, बराबर, तो उनको भी यहाँ पे कवरेज मिलेगा। कितना कवरेज मिलेगा? तो जितना भी उनका सम इंश्योर्ड हुआ है उसका 25%, मैक्सिमम 25%, बराबर। तो ऐसा नहीं कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से ही जो लॉस होगा वही मिलेगा। कुछ फार्मर के जो ऐसे एरिया में रहते हैं कि जहाँ पे कंडीशंस सुटेबल नहीं है उनके प्लांटेशन के लिए, बराबर ना? तो उनको जो लॉस होगा उसमें 25% तक की उनको राहत मिलेगी। ओके। उसके अलावा जो भी इंश्योरेंस मिलेगा, बराबर ना, इज प्रोवाइडेड अप टू द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 डेज फ्रॉम हार्वेस्टिंग फॉर दोज क्रॉप्स व्हिच आर केप्ट इन द कट एंड स्प्रेड कंडीशंस टू ड्राई इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग, बराबर ना? क्या कह रहा है? अगर हार्वेस्टिंग करने के बाद कोई कारणवश अगर वहाँ पे कोई कट और स्प्रेड कंडीशन हो गई, वो हार्वेस्टिंग ड्राई हो गया, तो उस केस के लिए फार्मर को मैक्सिमम 14 डेज तक का इंश्योरेंस मिलेगा यहाँ पे, बराबर ना? ओके। और इंश्योरेंस अगेंस्ट द लोकलाइज रिस्क दैट इज हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड,
inundation affecting isolated farms in the notified area, बराबर ना? ओके। उसके अलावा इंश्योरेंस अगेंस्ट द लोकलाइज रिस्क, जो लोकलाइज रिस्क है लाइक लैंडस्लाइड होगा फॉर एग्जांपल, हेलस्टॉर्म हो गया, तो ऐसे जो लोकलाइज रिस्क है बराबर ना, उसके अगेंस्ट में भी इंश्योरेंस मिलता है यहाँ पे फार्मर्स को, बराबर ना? तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कि कौन कौन से रिस्क कवर किए जाते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंडर में, बराबर ना? तो सबसे पहले नेचुरल डिजास्टर के अगेंस्ट में रिस्क कवर किया जाता है, बराबर। सेकंड, कि अगर कोई फार्मर नोटिफाइड एरिया में रहता है और कोई बेड वेदर कंडीशन की वजह से उनके प्लांटेशन को नुकसान पहुंचता है, तो वहाँ पे जितना भी मैक्सिमम सम इंश्योर्ड होगा उसमें 25% तक का उनको यहाँ पे क्लेम मिल सकता है। उसके अलावा अगर हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर कोई ड्राई आउट हो गया, बराबर ना, कट और स्प्रेड कंडीशन में अगर कोई सूखा पड़ गया, बराबर ना, तो वहाँ पे 14 डेज तक का मैक्सिमम इंश्योरेंस मिल सकता है, बराबर ना? ओके। और उसके अलावा लैंड स्टाइल लैंडस्लाइड, हेलस्टॉर्म जैसे अगर कोई लोकलाइज रिस्क आती है, बराबर, तो उसके अगेंस्ट में भी फार्मर को यहाँ पे इंश्योरेंस मिलता है, बराबर ना? ओके। उसके अलावा जो प्रीमियम है फार्मर को कितना पे करना होता है, अभी देखो कोई भी इंश्योरेंस लेके हम तो उसका प्रीमियम पे करना पड़ेगा ना, तो फार्मर को अगर वो खरीफ पाक के अगेंस्ट में क्रॉप इंश्योरेंस लेता है तो उसको 2% तक का प्रीमियम पे करना पड़ता है, जिसका भी उसका प्रीमियम आता है उसमें से 2% फार्मर पे करेगा, बराबर। अगर वो रबी पाक के अगेंस्ट में इंश्योरेंस लेता है तो उसको 1.5% तक का उसको प्रीमियम पे करना पड़ता है, और अगर वो खरीफ पाक और रबी पाक मतलब वो पूरे एनुअल हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए अगर वो ये इंश्योरेंस ले रहा है तो उसको उसके प्रीमियम का 5% पे करना पड़ेगा, बराबर ना? तो आप बोलोगे सर बाकी का 98% कौन पे करेगा? तो बाकी का फॉर एग्जांपल अगर उसने खरीफ पाक के अगेंस्ट में क्रॉप इंश्योरेंस लिया है तो फार्मर 2% प्रीमियम पे करेगा, लेकिन बाकी का 98% है ना, 98% कौन पे करेगा? 50-50% स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी, बराबर। अगर वो नॉर्मल स्टेट में रहता है तो फार्मर, अगर वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या तो फिर हिली स्टेट में रहता है तो फार्मर, तो स्टेट गवर्नमेंट 10% और सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे करेगी? 19%, ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। फार्मर को यहाँ पे कौन से केस में पैसा नहीं मिलेगा, क्लेम नहीं कर सकता? तो अगर फार्मर को लॉस हो रहा है कोई वॉर वाली सिचुएशन से, कोई वॉर रिलेटेड डेंजर है या न्यूक्लियर रिस्क है, बराबर नहीं, या राइट हो रहे हैं, या तो फिर कोई मेलिशियस डैमेज, कोई ने किसी ने जानबूझ के डैमेज किया, कुछ चोरी हो गई, बराबर ना? उसके अलावा अगर कोई वाइल्ड एनिमल्स के द्वारा उसके पाक को कोई नुकसान हुआ तो इस केस में फार्मर को इस क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में पैसा नहीं मिल सकता, बराबर ना? ध्यान में रखना है, नेचुरल डिजास्टर की वजह से ही पैसा मिल सकता है, बराबर ना? ध्यान में रखना है, मेन नेचुरल डिजास्टर के अगेंस्ट में ही यहाँ पे इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है, बराबर ना? ध्यान में रखना है। ओके। तो आई थिंक आपको फसल बीमा योजना के बारे में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, फसल बीमा योजना क्या है और रिसेंट न्यूज़ में क्यों है। तो ये जो फसल बीमा योजना है, बराबर ना, वो 2025-26 तक उसको एक्सटेंड किया गया है, बराबर। 2021-22 से लेकर 2025-26 तक टोटल उसके लिए 69,515 करोड़ रुपया अलोकेट किया गया है और उसको अप्रूव किया गया है कैबिनेट मिनिस्ट्री के द्वारा, बराबर। कैबिनेट जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, बराबर, उनके द्वारा, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। उसके अलावा और एक इम्पोर्टेंट अप्रूवमेंट हुआ है कि कैबिनेट कमेटी के द्वारा एक फंड अभी रिसेंटली नया लॉन्च किया गया है, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। नाम से पता चलता है कि इस फंड में कौन किसके लिए पैसा कलेक्ट किया जाएगा, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए यहाँ पे पैसा एकत्रित किया जाएगा इस फंड के अंदर, बराबर ना? फंड का फुल शॉर्ट फॉर्म है फियाट, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान में रखना है। ये जो फंड है उसको उसका जो आउटले है 824.77 करोड़ रुपया, ये आउटले यहाँ पे इस फंड में डाला गया है फॉर इंटीग्रेशन ऑफ द एडवांस टेक्नोलॉजीज इन द इंश्योरेंस स्कीम्स, बराबर ना? तो जो एडवांस टेक्नोलॉजीज है, बराबर, ओके, उसको इंटीग्रेट करना है इंश्योरेंस स्कीम के अंदर में। The fund will be used to make the technological improvements in the schemes like Yes Tech, WINS, as well as the research and development studies, बराबर। तो ये जो स्कीम्स है, बराबर, उसके अंदर टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट लाने के लिए इस फंड को यहाँ पे डेवलप किया गया है। अभी हमारे लिए अगेन ये यस टेक क्या है, ये विन स्कीम क्या है, वो जानना जरूरी है, एक बार उसको पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं यस टेक की बात करूँ, यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग द टेक्नोलॉजी, ये जो यस टेक का फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे यील्ड को एस्टिमेट किया जाता है किसके द्वारा? टेक्नोलॉजी के द्वारा। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि फार्मर को कितना प्रॉफिट हो सकता है अगर वो एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर अगर वो हार्वेस्टिंग करे, कल्टीवेशन करे, तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको एस्टिमेट किया जाता है ताकि
फार्मर एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए कि मुझे यहाँ पे यील्डिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सिंपल, बराबर ना, राइट, ओके। मध्य प्रदेश हैज़ अडॉप्टेड 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन। मध्य प्रदेश के अंदर अभी फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर कोई लैंड पे कल्टीवेशन करना चाहता है तो उसको पहले टेक्नोलॉजी के माध्यम से यील्ड एस्टिमेशन किया प्रोवाइड किया जाता है ताकि फार्मर एक करेक्ट डिसीजन ले पाए, बराबर ना, राइट। तो इसके लिए और टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए ये फंड को डेवलप किया गया है। उसके अलावा वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम्स, विंड्स प्लेटफॉर्म को यहाँ पे डेवलप करना है। ये विंड्स इन्वॉल्व सेटिंग अप द ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस एट द ब्लॉक लेवल एंड ऑटोमेटिक रेन गेजेस एट द पंचायत लेवल। तो ये वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम, ये जो विंड्स के माध्यम से क्या डेवलप करना है कि ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम डेवलप करना है ब्लॉक लेवल के ऊपर और ऑटोमेटिक रेन गेज डेवलप करना है पंचायत लेवल के ऊपर, ताकि कोई भी वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन, प्रिसाइज इंफॉर्मेशन फार्मर तक पहुंच सके, बराबर ना, राइट। तो ये दो पर्पस के लिए यहाँ पे फंड चाहिए। उसके लिए फंड फॉर इनोवेशन टेक्नोलॉजी डेवलप किया है, उसमें कैबिनेट के द्वारा 824.77 करोड़ रुपया अलोकेट किए गए हैं, ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके, राइट। तो आई थिंक आपको ये दो इंपॉर्टेंट कैबिनेट अप्रूवमेंट थे वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये फियाट फंड ध्यान में रखना है, बराबर ना, ओके। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स है उसके जो इंटरेस्ट रेट है वो अनचेंज रखे गए हैं फॉर द क्वार्टर 4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। क्वार्टर 4 का मतलब जनवरी, फरवरी और मार्च। ये जो क्वार्टर 4 है उसके लिए जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के जो इंटरेस्ट रेट है उसको अनचेंज रखा गया है, बराबर ना। अभी हमारे लिए जानना जरूरी है कि स्मॉल सेविंग स्कीम्स क्या होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं स्मॉल सेविंग स्कीम्स के बारे में बात करूँ ना, टोटल इतनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है। अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूँ तो स्मॉल सेविंग स्कीम किसको बोलते हैं? जो भी इन्वेस्टमेंट हम पोस्ट ऑफिस के अंदर करते हैं ना, वो सभी स्कीम्स को बोलते हैं स्मॉल सेविंग स्कीम। हम पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स अकाउंट के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस के 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल के एफडी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोस्ट ऑफिस के 5 साल के रिकरिंग के अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। उसके अलावा किसान विकास पत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, पोस्ट ऑफिस मंथली इनकम स्कीम MIS, और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, बराबर ना। तो ये इतनी जो स्कीम है वो स्मॉल सेविंग स्कीम है, बराबर ना। और सबसे लेटेस्ट स्मॉल सेविंग स्कीम अगर आपको पूछा जाए तो महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। यहाँ पे अगर आप महिला के नाम पे पैसा रखोगे, मिनिमम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होता है, आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा? 7.5%, बराबर ना। तो ये आपको सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट ध्यान में रखना है। खास करके अगर आपको पूछा जाए कि किसान विकास पत्र के ऊपर कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है तो 7.5%। उसका जो मैच्योरेशन पीरियड है वो 115 महीने का है। PPF के ऊपर 7.1%, सुकन्या समृद्धि योजना 8.2%, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट 7.7%, बराबर। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 8.2%, ये मंथली इनकम स्कीम है इसका 7.4%, और महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट का 7.5% है, ध्यान में रखना है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को अभी एज इट इज रखा गया है, 1 जनवरी से 31 मार्च तक यही एप्लीकेबल रहेगा, ध्यान में रखना है, ओके। तो ये हमारी स्मॉल सेविंग स्कीम है। अभी स्मॉल सेविंग स्कीम के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कौन डिसाइड करता है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है कि देर आर द सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स मैनेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनकरेज द सिटीजन्स टू सेव रेगुलरली, बराबर ना। ये 3 कैटेगरी के ये सेविंग स्कीम होती है। एक तो सेविंग्स डिपॉजिट होती है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है, और मंथली इनकम प्लान्स होता है। देखो इसके अंदर आपको अगर मैं ये वाली कैटेगरी देखूँ तो ये डिपॉजिट वाली कैटेगरी है, बराबर। फिर ये वाली किसान विकास पत्र है, PPF है, सुकन्या समृद्धि योजना है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है, ये सब सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, बराबर ना। और ये जो मंथली इनकम स्कीम है वो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट प्रोवाइड करेगी, सिंपल, बराबर ना, राइट। तो ये 3 कैटेगरी की स्कीम्स होती है इसके अंदर। और इसके अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितना होना चाहिए वो किसके द्वारा डिसाइड किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक कमेटी बिठाई गई थी, श्यामला गोपीनाथ कमेटी, 2023 के अंदर। उनके फॉर्मूला के माध्यम से स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है, ओके। तो स्मॉल सेविंग स्कीम्स रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में काम करते हैं, बराबर ना, उनके द्वारा जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं वो अनचेंज रखे गए हैं। जो पहले थे वही रखे गए हैं। और आपको जस्ट कितनी स्मॉल सेविंग स्कीम्स है
और सभी के रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, चलो हमारी नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि रिसेंटली वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के ऊपर बात की गई है। क्या है ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, बराबर, उसके बारे में देखते हैं। तो ऑन द 1 जनवरी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया फर्स्ट फेज ऑफ वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है जिसका ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड एक्सेस टू द वर्ल्ड क्लास स्कॉलरली आर्टिकल्स एंड जर्नल्स फॉर गवर्नमेंट रन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड सेंट्रल गवर्नमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स अक्रॉस इंडिया। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंडर में वर्ल्ड क्लास जर्नल्स प्रोवाइड की जाती है, आर्टिकल्स प्रोवाइड की जाते हैं, किसको? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट रन उनको, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स है उनको, ताकि वो जर्नल्स और आर्टिकल्स को प्रीफर करके कुछ नया इनोवेशन कर सके, बराबर ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम लॉन्च की गई, मतलब पूरा पैसा कौन खर्च करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगा। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन ध्यान में रखना है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, क्या है ऑब्जेक्टिव? जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है गवर्नमेंट रन और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स काम कर रहे हैं उनको वर्ल्ड क्लास स्कॉलरली आर्टिकल्स और जर्नल्स अफोर्डेबल प्राइस में प्रोवाइड करने का यहाँ पे प्रावधान किया गया है, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात करूँ फ्रेंड्स, तो नवंबर 2024 के अंदर इस स्कीम को अप्रूव किया गया था कैबिनेट के अंदर। 6,000 करोड़ रुपए का इसका बजट अलोकेट किया गया है 3 साल के लिए, 1 जनवरी 2025 से लेकर 31 दिसंबर 2027 तक, ध्यान में रखना है, बराबर ना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव अलाइंस विद द विजन ऑफ द पीएम ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी टू enhance the nation's innovation capability. In his Independence Day 2022 address, he introduced the slogan Jai Anusandhan, emphasizing the need to boost the research and development, बराबर ना। तो 2022 की जो पीएम की जो स्पीच थी उसके अंदर उन्होंने एक स्लोगन बोला था जय अनुसंधान। मतलब उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आर&डी के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए और आर&डी के लिए हमारे पास रिसोर्सेज होने चाहिए। इसके लिए वर्ल्ड क्लास रिसोर्सेज प्रोवाइड करने के लिए जो ये इंस्टीट्यूशन है उनको अफोर्डेबल प्राइस में ये स्कीम लॉन्च किया गया है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, और उसके लिए 6,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। राइट, ओके, अगर मैं फेज वन की बात करूँ तो फेज वन में कौन कौन सी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंदर में? तो ये जो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो फेज वन है उसको कोऑर्डिनेट किया जाएगा किसके द्वारा? तो एक संस्था है इन्फ्लिबनेट, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, एक इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है जो कहाँ पे है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर, और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अंडर में काम करती है। तो ये दो संस्था साथ में मिलकर इस फेज वन को इम्प्लीमेंट करेगी। यहाँ पे जर्नल्स का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, विल बी फैसिलिटेटेड थ्रू द डेडिकेटेड वेब पोर्टल विच इज मैनेज बाय द इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर। तो एक वेब पोर्टल के माध्यम से, ये वेब पोर्टल को कौन मैनेज करेगा? इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, ये संस्था, बराबर। ये वेब पोर्टल के माध्यम से जर्नल्स का एक्सेस मिल पाएगा एक पर्टिकुलर संस्था को। During the phase 1 period, it will be provide access to over 13,000 journals for the more than 63 गवर्नमेंट एकेडमिक एंड आर&डी इंस्टीट्यूट्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस, बराबर। तो फेज वन के अंदर टोटल 13,000 जर्नल का एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा ये वेब पोर्टल के ऊपर से टोटल 63 गवर्नमेंट संस्था को, बराबर ना। राइट, ऑल जर्नल्स विल बी अवेलेबल थ्रू द डिजिटल प्लेटफॉर्म मेकिंग एक्सेस इजी एंड कन्वीनियंट वाइल रिड्यूसिंग एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो ये फेज वन में इतना प्रोवाइड किया जाएगा। Okay, the subscription fees for the journals from 30 publishers under the One Nation One Subscription Phase 1 will be centrally managed by the Information and Library Network. Institutions not covered in Phase 1 will continue with their independent subscriptions, बराबर ना। तो यहाँ पे जो भी 30 पब्लिशर्स के जो जर्नल्स को यहाँ पे एक्सेस मिलने वाला है, बराबर ना, यहाँ पे पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट्स को, वो जितनी भी फीस होगी सब्सक्रिप्शन फी वो कौन मैनेज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करेगी ये संस्था के माध्यम से। और जो भी इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे कवर नहीं हुई है उनको अपने इंडिपेंडेंट सब्सक्रिप्शन से ये जर्नल्स मिल पाएगी, बराबर ना। राइट, ध्यान में रखना है। और उसके अलावा ये जो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है, बराबर ना, ये जब जय अनुसंधान का जो स्लोगन जब पीएम के द्वारा इशू किया गया था, अनाउंस किया गया था आर&डी के ऊपर फोकस करने के लिए, तब पीएम के द्वारा 2022 में ही एक फंड बनाया गया था अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, बराबर ना। तो ये संस्था मॉनिटर करेगी ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के इनिशिएटिव को, ध्यान में रखना है, बराबर ना। राइट, और
अगर मैं इस वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करूं, तो यहाँ पे प्रोविजन दिया जाएगा डिस्काउंट का ऑन आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्जेस विच आर टिपिकली रिक्वायर्ड बाय द पब्लिशर्स फॉर पब्लिशिंग रिसर्च आर्टिकल, बराबर ना। तो यहाँ पे देखो पब्लिश, अभी देखो यहाँ पे एक तरफ से एक्सेस दिया जाएगा इंस्टीट्यूशंस को कि टोटल 30 पब्लिशर्स के ये जो जर्नल्स है वो यहाँ पे उनको फ्री में सब्सक्रिप्शन मिले। जो सब्सक्रिप्शन का जो भी पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे करेगी। और ये 30 पब्लिशर्स को इंकरेज करने के लिए जो भी 30 पब्लिशर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं उनको आर्टिकल प्रोसेसिंग चार्ज है उसमें डिस्काउंट दिया गया है, बराबर, उनको इंकरेज करने के लिए, सिंपल, बराबर। तो दोनों तरफ से यहाँ पे बेनिफिट किया गया है, पब्लिशर को भी बेनिफिट दिया गया है और इंस्टीट्यूशन को भी बेनिफिट दिया गया है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके। और 1.8 करोड़ स्टूडेंट्स को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा फेज वन के अंदर में, बराबर ना। और फैकल्टी, स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स सभी को बेनिफिट मिलेगा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, राइट। और अगर मैं मिनिस्ट्री, हाँ, ये जो स्कीम है वो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, बराबर, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट उसके कौन है, जयंत चौधरी है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, 6,000 करोड़ रुपये उसके लिए एलोकेट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 साल के लिए, बराबर ना। ओके, राइट। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा कोलाबोरेशन किया गया है। किसके लिए, टू प्रोजेक्ट विस्तार के ऊपर, प्रोजेक्ट विस्तार को इम्प्लीमेंट करने के लिए, टू डिजिटलाइज द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन को डिजिटाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर ने आईआईटी मद्रास के साथ कोलाबोरेशन किया है। क्यों किया है, कैसे करना है इस प्रोजेक्ट विस्तार को इम्प्लीमेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो आईआईटी मद्रास इसने पार्टनरशिप की है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के साथ टू लॉन्च द प्रोजेक्ट विस्तार। विस्तार का फुल फॉर्म है वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, ध्यान में रखना है। टू रिवोल्यूशनाइज द एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सिस्टम थ्रू द डिटेशन ऑफ द फार्मर्स अक्रॉस द इंडिया। तो इस विस्तार प्रोजेक्ट के अंडर में मेन काम क्या करना है, दिस प्रोजेक्ट enables the farmers and stakeholders in agriculture to access the high quality advisory services related to the crop production, marketing, वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट स्कीम्स, बराबर ना। तो यहाँ पे जो फार्मर्स और उसके जो रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर, विस्तार प्लेटफॉर्म के ऊपर, विस्तार का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू एक्सेस द एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको सर्विस मिलेगी, एडवाइजरी सर्विस मिलेगी रिलेटेड टू द क्रॉप प्रोडक्शन, मार्केटिंग, वैल्यू एडिशन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में। विस्तार प्लेटफॉर्म विल बी ब्रिज द गैप बिटवीन दीज इनोवेशंस एंड फार्मर्स, इंश्योरिंग द वाइड एडोप्टेशन इन द इम्पैक्ट। बराबर, देखो किस तरीके से ये काम करेगा। अगर मैं इस कोलाब्रेशन के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करूँ, तो इस कोलाब्रेशन के अंडर में स्टार्टअप्स के साथ इंटीग्रेशन किया जाएगा। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड आईआईटी मद्रास साइन एमओयू टू इनरिच द विस्तार प्लेटफॉर्म बाय इंटीग्रेटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टार्टअप्स इन द एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स, बराबर ना। तो यहाँ पे अभी देखो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तरफ हो गए फार्मर्स और फार्मर्स और उनके जो रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो होते हो गए, और दूसरी तरफ हो गए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्टअप्स जो इनोवेटिव सर्विस प्रोवाइड करेंगे फार्मर्स को, किसके बारे में, तो क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में, मार्केटिंग के बारे में, वैल्यू एडिशन के बारे में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में उनको अवेयर करेंगे। तो एक तरफ स्टार्टअप्स होगी और एक तरफ क्या होगा, स्टार्टअप्स, कौन से स्टार्टअप्स, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टार्टअप्स है वो, और दूसरी तरफ फार्मर्स हो गए। These startups provide the innovative solutions that can be make the farming more sustainable and climate resilient. तो इंटीग्रेशन होगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर स्टार्टअप्स के साथ फार्मर्स का। उसके अलावा स्टार्टअप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। द सेंटर फॉर रिसर्च ऑन द स्टार्टअप्स एंड रिस्क फाइनेंसिंग एट आईआईटी मद्रास अलोंगसाइड इट्स incubated startup YNOS venture engine has developed an extensive database of over 12,000 startups which is connected to the agriculture and farmer industries. तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर टोटल 12,000 के आसपास के स्टार्टअप्स को यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा जो फार्मर्स को इनोवेटिव सर्विस प्रोवाइड करेंगे, बराबर ना। ओके। तीसरा, इनोवेशन इन एग्रीकल्चर, कनेक्टिंग द फार्मर्स विद द इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द स्टार्टअप्स टू हेल्प मेक एग्रीकल्चर मोर सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट, बराबर ना। और उसके अलावा गवर्नमेंट स्कीम्स एक्सेस,
to provide the farmer with the information about the various government schemes, making it easier for them to access the benefit related to the agriculture development and रूरल वेलफेयर, बराबर ना। तो ये सब कुछ यहाँ पे डिजिटाइज किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। कौन सा प्लेटफॉर्म? विस्तार प्लेटफॉर्म। किसके द्वारा डेवलप किया है? आईआईटी मद्रास और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर के द्वारा, ध्यान में रखना है, बराबर ना। तो इस प्लेटफॉर्म का फुल फॉर्म ध्यान में रखना है, उसका काम ध्यान में रखना है, उसका ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना है। सिंपल है, एक तरफ हो गए फार्मर्स और दूसरी तरफ हो गए स्टार्टअप्स। 12,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स का डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया गया है आईआईटी मद्रास के द्वारा, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में क्लैरिफिकेशन मिल गया होगा, बराबर ना। ओके, आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।